नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री विषय के बारे में। इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम वो टॉपिक ले रहे हैं जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी आने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम मौर्य काल ले रहे हैं। मौर्य काल का अगर हम काल निर्धारण करें तो होगा 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। मैं इसके संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हमें यह जानना आवश्यक है कि मौर्य काल की जानकारी हमें किन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों में हम लेंगे साहित्यिक स्रोत, और नंबर 2 पर हम लेंगे पुरातात्विक स्रोत। अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले हम लेंगे अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौटिल्य ने की थी। यानी अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का अन्य नाम आता है चाणक्य। अगर मैं बात करूं कौटिल्य के मूल नाम की तो कौटिल्य का मूल नाम है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौटिल्य का मूल नाम क्या है। विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य का मूल नाम है विष्णुगुप्त। अगर अर्थशास्त्र की विषय की बात करें, यह राजनीतिक पर लिखा हुआ ग्रंथ है। विषय इसका है राजनीतिक, यानी यह लोक प्रशासनिक ग्रंथ है। इसको राजनीतिक ग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि एक राज्य के लिए 7 अंग होना आवश्यक है, यानी सप्तांग। सप्तांग का सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि एक कुशल प्रशासक यानी एक कुशल राजा अपने प्रशासन को सुचारू रूप से कैसे चलाए, इस बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। अब बात आती है अर्थशास्त्र की भाषा। अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृत। अर्थशास्त्र में 180 अधिकरण और 15 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन यानी हिंदी में इसका प्रकाशन हिंदी भाषा में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने करवाया था। डॉक्टर श्याम शास्त्री। इसका प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इसका मूल नाम था विष्णुगुप्त। ये एक राजनीतिक यानी लोक प्रशासनिक ग्रंथ है। इसमें 15 प्रकरण और 180 अधिकरण हैं। इसका हिंदी में प्रकाशन करवाया था डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में। अब जानते हैं दूसरा ग्रंथ। नंबर 2 पर हम लेंगे साहित्यिक ग्रंथ में इंडिका।
इसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। मेगस्थनीज के बारे में इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वह विदेशी राजदूत जो सर्वप्रथम भारत में नियुक्त किया गया था वह था मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक है जो अपने मूल रूप में नहीं है, मूल रूप में नहीं मिली। इसकी जानकारी देते हैं यूनानी साहित्यकार। इसमें आएगा स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, ये यूनानी साहित्यकार इंडिका के बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 3 पर हम लेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखदत्त ने। मुद्रा राक्षस है जो जासूसी पर आधारित ग्रंथ है, जासूसी पर आधारित ग्रंथ। यह नायिका विहीन नाटक है। दोबारा देखिए, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। यह जासूसी पर आधारित ग्रंथ है और यह एक नायिका विहीन नाटक है। इसमें नायिका नहीं है, सिर्फ नायक पर आधारित ये नाटक है। हमने जाना साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, दो नंबर पर हमने पढ़ा इंडिका और नंबर 3 पर हमने पढ़ा मुद्रा राक्षस। ये तीनों ही साहित्यिक ग्रंथ मौर्य काल के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इनसे मौर्य काल की लगभग जानकारी मिलती है। ये तो हमें याद करने ही करने हैं। इनके अलावा भी जो ग्रंथ हैं वो देखिए। नंबर 4 पर हम लेंगे दिव्यावधान। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। नंबर 5 पर हम लेंगे कल्पसूत्र, जिसकी रचना की थी भद्र बाहु ने। और नंबर 6 पर हम लेंगे परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म का ग्रंथ है। नंबर 7 पर हम लेंगे पुराण, विशेषकर विष्णु पुराण। ये तो वे हमारे साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले आएगा अशोक के अभिलेख। नंबर 2 पर हम लेंगे बौद्ध स्तूप। नंबर 3 पर हम लेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये लिखवाया था संघ शासक रुद्रदामन ने। यह संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। भाषा थी जूनागढ़ अभिलेख की संस्कृत। नंबर 4 पर हम बात करें मृद भांड। इनसे भी हमें
मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे मौर्य शासकों के बारे में, अवधारणा कि ये कौन से वंश के थे, इनकी जाति क्या थी। यह भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, मौर्य शासकों का वंश निर्धारण करना और जाति निर्धारण करना। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी जाति बताई है, इनका अलग अलग वंश बताया। देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य शासकों को शूद्र बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया है और जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें मौर्य शासकों को वर्सल यानी कुलहीन बताया गया, मतलब कि शूद्र हम कह सकते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर, यानी रोमिला थापर ने इनको वैश्य बताया है। रोमिला थापर की पुस्तक का अगर जिक्र आए तो रोमिला थापर की पुस्तक थी अशोका या अशोका और मौर्य काल का पतन। इसकी रचना 1961 में हुई। आधुनिक भारतीय इतिहासकार है रोमिला थापर। इन्होंने मौर्य काल का वंश वैश्य बताया है। एक फारसी इतिहासकार हैं डिब्बी सपुन्नर। इन्होंने मौर्य शासकों को फारसी बताया है। ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र बताया है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय बताया है। मुद्रा राक्षस में वर्सल यानी कुलहीन, जिसको हम शूद्र भी मान सकते हैं, रोमिला थापर ने वैश्य बताया है, जिनकी पुस्तक अशोका और मौर्य काल का पतन 1961 में। डिब्बी सपुन्नर ने इनको फारसी बताया है। अब हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे की, इसके पीछे एक कहानी है, वो देखिए। यहाँ पर है मगध। मगध में शासन करता है गणानंद। ये क्षेत्र है अफगानिस्तान का, और ये क्षेत्र पाकिस्तान। यहाँ पर पड़ता है यूनान से आगे ईरान। यहाँ पर शासन करता है यूनान में सिकंदर। अब ये सिकंदर कौन था? यहाँ पर एक छोटी रियासत है मकदूनिया का शासक था सिकंदर। सिकंदर एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था। वह चाहता था कि वह संपूर्ण विश्व को जीते, विश्व विजेता बने। यहाँ पर एक शहर है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्राचीन भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भारत के ही अंग थे। यहाँ पर तक्षशिला। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण रहता है कौटिल्य। कौटिल्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। कौटिल्य ने विचार किया कि भारत के संपूर्ण राजाओं को एकता के सूत्र में बांधकर सिकंदर से
मुकाबला करने को कहा जाए। नहीं तो अगर एक एक राजा सिकंदर से लड़ेंगे तो सिकंदर का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ये विचार सोचा। यहाँ पर गणानंद जो शासक था मगध में, वह एक शक्तिशाली शासक था, पर वह क्रूर व अत्याचारी भी था। कौटिल्य जाता है यहाँ से तक्षशिला से मगध में जाकर बैठ जाता है गणानंद के दरबार में। इंतजार करता है कि इसको कोई लेने आएगा, पर कौटिल्य को कोई लेने नहीं आता। ये खुद ही जाता है गणानंद के दरबार में, और गणानंद के दरबार में नाच व गाना हो रहा था। गणानंद ने कौटिल्य की ओर ध्यान नहीं दिया। जब कौटिल्य ने गणानंद से पूछा कि ऐसे ऐसे भारत पर सिकंदर आक्रमण कर रहा है और संपूर्ण भारत के राजा अगर एक हो जाएं तो वो आसानी से सिकंदर का सामना कर सकते हैं, तो गणानंद ने कौटिल्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनको अपमानित किया। उनको मना कर दिया कि ठीक है, कर रहा तो कर रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब कौटिल्य गणानंद के दरबार से बाहर आ रहे थे तो बताया जाता है कि इनके सैनिकों ने कौटिल्य को धक्का दिया, जिससे वह गिर गए और उनकी चोटी की गांठ है वो खुल गई। ब्राह्मणों की चोटी की गांठ नहीं खुलती है, इनकी चोटी की गांठ खुल गई। तब कौटिल्य ने शपथ ली कि जब तक मैं गणानंद का पतन नहीं कर दूं, नाश नहीं कर दूं, तब तक मेरी चोटी की गांठ नहीं लगाऊंगा। ये शपथ लेकर ये चलता है यहाँ से मगध से। यहाँ पर एक शहर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आ जाता है, पाटलिपुत्र में प्रवेश करता है और वन के मार्ग से गुजरता है। तो एक खेल चल रहा था, राजा प्रजा का खेल चल रहा था, जिसमें 8-9 बालक खेल रहे थे। इनमें से एक बालक राजा बना हुआ था और कुछ बालक उनके सेवक यानी प्रजा बने हुए थे। इस खेल को चाणक्य यानी कौटिल्य आराम से देख रहा था। जो राजा बन रहा था वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त का टैलेंट देखा, वह समझ गया कि बालक कुछ बन सकता है। तो जब चंद्रगुप्त था वह एक शिकारी के पास रहता था। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि आप मेरे पापा से या मतलब या शिकारी से पूछ लीजिए। तो कौटिल्य शिकारी के पास जाता है और पूछता है कि ये बालक मुझे बेच दोगे? तो शिकारी हाँ भर लेता है। तो 1000 का सार्पण में कौटिल्य चंद्रगुप्त को खरीदता है और यहाँ से चलता है और तक्षशिला वापस आ जाता है। तक्षशिला में 8 साल तक चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी और इसको प्रिपेयर किया युद्ध के लिए। 8 साल बाद हुआ क्या कि कौटिल्य चाहता था कि गणानंद का नाश हो, तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को मगध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य का कहा मानकर चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर हुआ क्या, गणानंद ने चंद्रगुप्त को हरा दिया। यहाँ से मगध से चंद्रगुप्त मौर्य भागकर किसी महिला के यहाँ शरण ली। महिला जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, यानी खिचड़ी खिला रही थी, वो बताया जाता है कि खिचड़ी खिला रही थी। तो उसका बच्चा है वो खिचड़ी बीच में से खा रहा था, मध्य में से, तो उसका हाथ जल रहा था। तो उस महिला ने अपने बच्चे को थप्पड़ लगाया और कहा कि आप भी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की तरह मूर्ख हो कि बीच में से खा रहे हो। खिचड़ी को किनारों से खाना चाहिए जिससे कि हाथ नहीं जले। तो ये बात चंद्रगुप्त मौर्य सुन रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, माता ऐसा क्यों कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मूर्ख कैसे बताया आपने? तो वह स्त्री बोली कि हाँ ये सही है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीधा भारत के बीच में
आक्रमण किया, इसके कारण वो हार गया। अगर वह अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर फिर मगध पर आक्रमण करता तो शायद उसको जीत मिलती। यह बात सुनकर वह वापस आ गया तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, वापस आने के बाद इसने सर्वप्रथम पंजाब को जीता, सर्वप्रथम पंजाब पर विजय प्राप्त की और सिंध वाले क्षेत्र को भी यूनानियों से मुक्त करवाया। धीरे धीरे करता हुआ वह सिंध व पंजाब को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य दोबारा मगध पर आक्रमण करता है। इस बार उसको जीत मिलती है। गणानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है मगध का और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। यह बात है लगभग 322 ईसा पूर्व की। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में और तथ्य। मगध की विजय के बाद सिकंदर के उत्तराधिकारी के रूप में सेल्यूकस शासक बना। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य भी युद्ध होता है 305 ईस्वी में, 305 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईस्वी में सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब देखिए, 303 ईस्वी पूर्व में एक संधि होती है किनके मध्य? सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। इस संधि की प्रमुख शर्त थी, संधि के तहत सेल्यूकस की एक पुत्री थी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होना तय हुआ। हेलेना का विवाह, यह विवाह हो रहा था तब चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौटिल्य ने कहा रुको, मना कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा कि कुछ शर्त होगी इस विवाह की। विवाह के लिए भी कुछ शर्त थी। देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के विवाह के उपरांत इनका जो पुत्र होगा वह कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। हेलेना का पुत्र मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्योंकि कौटिल्य एक चालाक ब्राह्मण था। वह जानता था कि हेलेना एक विदेशी स्त्री है, इसमें कभी भी भारत के प्रति प्रेम नहीं हो सकता और न ही उसके पुत्र में। तो वह पहली शर्त ये रखती कि हेलेना का पुत्र मौर्य वंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा। दूसरी शर्त ये रखती कि हेलेना मौर्य साम्राज्य के राजकार्यों में कभी भी बाधा नहीं बनेगी।
विवाह के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अगली शर्त थी संधि की, चंद्रगुप्त मौर्य को इस संधि के तहत चार प्रांत दहेज में मिले थे। वो देखिए चार प्रांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 हेरात, 2 काबुल, नंबर 3 कंधार और नंबर 4 मकरान। यह 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मिले थे। नंबर 4 पर हम शर्त लेते हैं 500 हाथी उपहार स्वरूप। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए थे। इसी संधि के तहत मेगस्थनीज, जिसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। अब हम बात करते हैं सौराष्ट्र विजय के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय। इस समय सौराष्ट्र का शासक था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। इसको हराकर, पुष्यगुप्त वैश्य को हराकर अपना राज्यपाल बना दिया, यानी गवर्नर नियुक्त कर दिया। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन द्वारा लिखित है। सौराष्ट्र जो वर्तमान में गुजरात में है, वर्तमान में गुजरात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मौर्य काल का ऐतिहासिक महत्व है। मौर्य काल का इतिहास में क्या महत्व था, देखिए। अब हम बात करते हैं मौर्य काल का ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का ऐतिहासिक सम्राट माना जाता था। सम्राट मौर्य काल से ही तिथि युक्त इतिहास का प्रारंभ हुआ। मौर्य काल में ही
भारत को राजनीतिक एकता प्रदान हुई। मौर्य काल में ही विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। यह था भारत में मौर्य काल का ऐतिहासिक महत्व है। मौर्य वंशी संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। मौर्य काल से ही तिथि युक्त इतिहास का प्रारंभ हुआ था। भारत को राजनीतिक एकता मौर्य काल में ही प्राप्त हुई थी। विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध भी मौर्य काल से ही प्रारंभ हुए थे। अब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और बातें। अब हम बात करते हैं यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम। देखिए, कुछ यूनानी साहित्यकारों ने इनका नाम बताया है। सेंड्रोकोट्स नाम दिया है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने एंड्रोकोट्स, यह नाम दिया था प्लूटार्क व एरियन ने। एक नाम मिलता है सेंड्रोकोप्टस, यह नाम दिया था निरियाक्स। अब यूनानी साहित्य में पहले ये नहीं पता था यह नाम किसके हैं, तो इसका संबंध स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध स्थापित करने वाला विद्वान था विलियम जोन्स। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही बताया कि ये सब नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं 1793 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये विलियम जोन्स वाला। 1793 ईस्वी, चंद्रगुप्त मौर्य से इन नामों का संबंध बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ा। इस अकाल की जानकारी हमें महास्थान जो है बांग्लादेश में और सहागोरा बिहार में, ये दो अभिलेख हैं। इन दोनों अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में अकाल पड़ा इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये दोनों अभिलेख अशोक के अभिलेख से भी प्राचीन हैं। अशोक के अभिलेखों से भी प्राचीन है। इन दोनों अभिलेखों में अकाल राहत कार्यों का विवरण दिया गया है। इससे हम जान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में अकाल पड़ा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में अकाल पड़ा तब इन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से शिष्यता ग्रहण की, इनका शिष्य बना और कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला,
यहाँ पर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना या संथारा, सलेखना या संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना या संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। सलेखना का अर्थ होता है जैन धर्म में उपवास के माध्यम से प्राण त्यागना। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का काल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद संधि के तहत हेलेना का पुत्र तो इसका उत्तराधिकारी बन नहीं सकता था। इसकी दूसरी रानी दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में बिंदुसार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।